आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। मानहानि हत्याकांड का पूरी तरह से खुलासा पहली बार अमरीश मिश्रा स्पीक पर सुनिए। आपको कसम है, आप पूरा वीडियो देखिए अंत तक। इतना बड़ा लीडर शहीद हुआ है जो दुनिया के सबसे बड़े रेजिस्टेंस मूवमेंट को लीड कर रहा है। उसकी सारी परिस्थिति आपको बताएंगे, कैसे हत्या हुई, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा फिलिस्तीनी स्ट्रगल पे, आने वाले दिनों में क्या होगा, पूरे दुनिया में क्या प्रभाव पड़ा है, दुनिया की तरफ से क्या क्या रिएक्शन आया। लेकिन सबसे पहले साजिश आप समझिए, जो कोई भी जिसकी क्रोनोलॉजी नहीं पकड़ पा रहा है कि किस तरीके से चीजें हुई, सिलसिलेवार तरीके से डेट के साथ कैसे चीजें हुई और 31 जुलाई को ये कांड हुआ। देखिए, सबसे पहले शुरुआत होती है 24 जुलाई 2024, 24 जुलाई 2024, जब नेतन्याहू यूएस कांग्रेस को एड्रेस करते हैं और वो पूरी स्पीच देते हैं, जिसके बारे में हमने आपको बताया था। वो स्पीच पूरी तरह से फेलियर होती है। फेलियर इसलिए होती है क्योंकि नेतन्याहू ये सोच के गए थे कि हम बाइडेन से अलग हटके ट्रंप पे हम दांव लगाएंगे, रिपब्लिकन्स पे। यूएस कांग्रेस में ज्यादातर रिपब्लिकन्स वहां पर प्रेजेंट थे, डेमोक्रेट्स कई वहां से गायब था। लेकिन डेमोक्रेट्स में बाइडेन ने नेतन्याहू की बड़ी मदद की है, लेकिन फिर भी नेतन्याहू को लग रहा था कि अब एक सीमा के आगे बाइडेन या डेमोक्रेट्स हमको मदद नहीं करेंगे, क्योंकि उनको भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन उस सब की चिंता है। दूसरी बात, इलेक्शन है अमेरिका में। इलेक्शन में आप जानते हैं बाइडेन रेस से बाहर हो चुका है। कमला हैरिस जो वाइस प्रेसिडेंट है उसकी, वो बन चुकी हैं, जो कि इस समय जो प्रेसिडेंट की कैंडिडेट। तो नेतन्याहू ने ये बेट किया था कि हम रिपब्लिकन पार्टी को हम कन्विंस कर लेंगे, और उस दिन 24 जुलाई को कई डेमोक्रेटिक जो डेमोक्रेटिक पार्टी के एमपीज थे वहां पर मौजूद नहीं थे, उन्होंने बॉयकॉट किया था। और उसके बाद कमला हैरिस भी नहीं थी। बहुत सा मतलब वाइस प्रेसिडेंट वहां पर प्रेसिडेंट आ सकते हैं, लेकिन वो लोग भी वहां नहीं थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जिस तरह का फेलियर हुआ, क्योंकि ऐसे झूठ वहां पर नेतन्याहू ने जैसे कहा कि गाजा में जो स्टारवेशन है वो मेरी वजह से नहीं है, वो हमास की वजह से। क्योंकि हमास इसलिए नहीं है कि मैं एड रोक रहा हूं, बल्कि इसलिए है क्योंकि हमास एड चोरी कर रहा है। पूरी दुनिया देख रही है कि इजराइल एड रोक रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमास एड चोरी कर रहा है। खुलेआम झूठ। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि सिविलियन कैजुअलिटीज हुई नहीं है, जो भी मारे गए हैं सब हमास के लोग मारे गए हैं। यहां तक फिगर भी कोट कर दी कि राफा में 2000 लोग मारे गए। हमने अपने कमांडर से पूछा, उसने कहा एक सिविलियन मारा गया, बाकी सब हमास के मारे गए। किस कमांडर से कब पूछा, कोई जवाब दे ही नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। इसीलिए नैन्सी पेलोसी जो अमेरिका की स्पीकर रही हैं यूएस कांग्रेस की, उन्होंने कहा दिस इज द वर्स्ट स्पीच इन द हिस्ट्री ऑफ द यूएस कांग्रेस, दिस इज द वर्स्ट स्पीच बाय एनी फॉरेन डिग्नेटरी इन द हिस्ट्री ऑफ यूएस कांग्रेस। यूएस कांग्रेस के इतिहास में किसी विदेशी राजाध्यक्ष के द्वारा यह सबसे बुरी, सबसे बेकार ये स्पीच है, इसका कोई मतलब नहीं। तो नेतन्याहू की ये स्पीच फेल हो गई। अच्छा, ट्रंप को भी ये लगा, क्योंकि ट्रंप के साथ जो व्हाइट वर्किंग क्लास वोटर्स हैं वो राइट विंग हैं, लेकिन उनका जो पूरा नजरिया है वो ये है कि अमेरिका पे केंद्रित करो। यहां जो जॉब्स कम हो रही हैं, यहां जो पूरी इलीगल इमिग्रेंट्स जो आ रहे हैं मेक्सिको से, यहां से लेके उसको डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं रोक पा रही, तो उस पर केंद्रित करो। मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है, उस पर बहुत ज्यादा वहां पढ़ने की जरूरत नहीं। तो इसीलिए ट्रंप ने कहा था कि हम यूक्रेन की लड़ाई रोक के हम ईरान पे हमला करेंगे। लेकिन ईरान पे हमला वाली बात भी उसकी कंस्टिट्यूएंसी में उसका उल्टा असर पड़ा, तो ट्रंप भी उससे पीछे हट रहा। तो नेतन्याहू को लग गया कि हमने गलत घोड़े पे दांव लगाया। ट्रंप भी नहीं चाहता है कि ज्यादा इंटरफियर करे इसमें जो हो रहा है गाजा में, और जो उसमें थोड़ा बहुत तो करेंगे, ये अमेरिका के कमिटमेंट है, वो जूइश मनी है इतना बड़ा जो अमेरिका को चला रहा है, तो वो तो है। लेकिन एक हद के बियॉन्ड ट्रंप को भी समझ में आ गया कि हम भी नहीं कर सकते। डेमोक्रेटिक पार्टी पीछे हट चुकी है। कमला हैरिस ने कुछ बयान भी इस तरह के दे दिए कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, क्योंकि गाजा की ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पे जब भी कोई कुछ बोलता है तो नेतन्याहू उसको तुरंत एंटी सेमेटिक कह देता है कि ये यहूदी विरोधी है। ये कमला हैरिस ने कहा उसको एंटी सेमेटिक तो नहीं कह पाए, लेकिन उसको भी इन्होंने क्रिटिसाइज किया, और उसके बाद कमला हैरिस से मिले भी नेतन्याहू। उस मीटिंग में तो नेतन्याहू को यह साफ हो गया था 24 जुलाई और 25 जुलाई तक, 26 जुलाई तक ये नेतन्याहू को साफ हो गया था कि हमारी जो अमेरिकन विजिट है, जो 24 जुलाई को हमने एड्रेस किया यूएस कांग्रेस को, फिर 25 को हम रुके, 26 को रुके, वो पूरी तरह से फेल हो गई, वो नहीं सक्सेसफुल हो रही। उसके बाद 27 जुलाई को देखिए मजदल शम्स, जो कि इजराइल का हिस्सा है, लेबनान बॉर्डर पे है, और जो
एक्चुअली लेबनान का हिस्सा था और सीरिया का हिस्सा था, सॉरी लेबनान नहीं, सीरिया का हिस्सा था गोलन हाइट्स, जो इजराइल ने 1967 में सीरिया से छीन लिया था। तो ड्रूज जो वहां पॉपुलेशन है, जो ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना वो क्रिश्चियन है, वो एक अलग धर्म है। तो उसके बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, जहां 27 जुलाई को एक स्ट्राइक हुई जिसमें 12 बच्चे मारे गए। उसको, और ये देखिए 26 जुलाई तक नेतन्याहू को पता लग गया था कि उसकी यूएस यात्रा फेल है, और 27 जुलाई को यह कांड होता है। इस कांड के बाद नेतन्याहू और रोका था कि इस कांड के बाद हम और लॉबिंग करेंगे, और ज्यादा हम लॉबिंग करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि मजदल शम्स में जो नैरेटिव इजराइल चला रहा था कि हिजबुल्लाह ने बम्बार्डमेंट किया, वहां की जनता ने यह कह दिया कि नहीं, हिजबुल्लाह ने नहीं किया, ये इजराइल की तरफ से ड्रोन आया था, और उसके जो शार्पनल्स हैं वो इजरायली ड्रोन की तरफ ज्यादा इंगित कर रहे हैं, हिजबुल्लाह की तरफ इंगित नहीं कर रहे हैं। तो यह दांव उल्टा पड़ गया। 27 जुलाई की शाम तक, 28 जुलाई तक नेतन्याहू को लग गया कि ये जो है ये दांव भी काम नहीं किया, क्योंकि इसके माध्यम से अमेरिका में वो सपोर्ट लेना चाहता था कि देखो हिजबुल्लाह जो कि हमास को सपोर्ट कर रहा है, उसने बच्चों को मार दिया मजदल शम्स में, वो भी ड्रूज कम्युनिटी के। ऐसे पूरा ऐसे ही चुना कि बिल्कुल ड्रूज कम्युनिटी जिसके प्रति सिंपैथी होगी कि भाई वो एक अलग धर्म के, जैसे यजीदी जिनको आईसिस ने काफी उन पे जुल्म किए थे और उनके प्रति सिंपैथी हुई थी। तो यही नेतन्याहू एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन क्या हुआ कि वो चीज वहां के ड्रूज रेजिडेंट्स ने रिजेक्ट कर दिया। 28 जुलाई तक जो ये स्मोत्रिच जो इजरायली मिनिस्टर है वहां गया, जो कि नेतन्याहू के कोलेशन में, उसको मतलब उसकी हुटिंग हो गई, उसको वहां से बाहर भगा दिया। फिर नेतन्याहू को लगा कि अब मामला गड़बड़ है, तो वो भागा वो, और 29 जुलाई को वो इजराइल वो आ गया। वहां पर उसके बच्चे का बर्थडे था, वो भी मना लिया उसने, उस पर भी उसकी आलोचना हुई। लेकिन 29 जुलाई तक नेतन्याहू आ गया था, और उसने इस बीच में जब उसको पता चला कि मजदल शम्स का कार्ड फेल हो गया, तो अमेरिकन इंटेलिजेंस के पास जो खबर थी कि इस्माइल हानिये 30 जुलाई 2024 को, जो ईरान के नए प्रेसिडेंट हैं पेजिशकियान, मसूद पेजिशकियान, उनके शपथ ग्रहण समारोह में वो ईरान में तेहरान में रहेंगे। तो एक तो अमेरिका की ऑफिशियल जो पॉलिसी सीआईए की वो एक है, दूसरा जो मोसाद और सीआईए में जो एक तरह की अंडरस्टैंडिंग है, तो उसमें बहुत सारी खबरों का आदान प्रदान ऐसा भी होता है कि जो ऑफिशियल नहीं होता है, जो पर्दे के पीछे होता है। तो नेतन्याहू ने यही पता कर लिया जब उनको लग गया कि अब देखिए कुछ नहीं हो सकता, तो उन्होंने कहा कि अब हम तो बर्बाद हो जाएंगे, अमेरिका को भी सपोर्ट नहीं मिलेगा, इधर मजदल शम्स वाला कार्ड भी फेल हो गया, हिजबुल्लाह से हम वॉर किस आधार पे करेंगे। तो उन्होंने अमेरिका के अंदर जो उनके इजराइल के पक्के समर्थक हैं, जो जायनिस्ट हैं अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट में, स्पेशली अमेरिकन डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट में, उनसे उन्होंने संपर्क स्थापित किया। गुपचुप पूरा प्लान बना कि 31 जुलाई को बड़ा कांड कर देते हैं, यानी आज जो हुआ कांड, 3 कांड हुए हैं आज, और वही उसी के हम जो उसकी इंटर रिलेशनशिप है उसको ही हम बता रहे। जब ये लग गया नेतन्याहू को कि सिंपैथी के आधार पे हम, या मजदल शम्स में जो घटना हुई उसके आधार पे हम अटैक नहीं कर सकते हैं हिजबुल्लाह पे, तो उसने ये सोचा कि हम हिजबुल्लाह के कुछ बड़े लीडर्स को ही मार देते हैं, हिजबुल्लाह को प्रोवोक करते हैं हम, ताकि वो हम पे अटैक करे। और ये सारी प्लानिंग, मैं फिर से कह रहा हूं, अमेरिका और जो मोसाद और सीआईए के बीच जो इस तरह की फोर्सेज हैं, जो पर्दे के पीछे काम करती हैं, जो डीप स्टेट जिनको हम कहते हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो उन लोगों ने ही पूरी प्लानिंग की। और 29 जुलाई को नेतन्याहू आया इजराइल, वो गया मजदल शम्स में, उसको भी भगा दिया गया, और 29 जुलाई की रात को गायब हो गया। 29 और 30 जुलाई ये जो 2 रातें हैं, इसमें नेतन्याहू का अता पता नहीं है। ये आप देख लीजिए, ये बिल्कुल एकदम क्लियर है उसका, कहीं भी, बल्कि 29 जुलाई की रात को वो गायब हुआ, उसका प्राइम मिनिस्टर है, वो सारे रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, वो कहीं उसकी मौजूदगी कहीं नहीं है। फिर 30 जुलाई को कुछ समय के लिए देखा, फिर 30 जुलाई की शाम तक फिर गायब हो गया। और 31 जुलाई को इन लोगों ने एक के बाद एक 3 घटनाएं की। पहली घटना बेरूत में, जो एक बड़ा हिजबुल्लाह कमांडर, उसको मारने की कोशिश की, लेकिन वो मरा है कि नहीं अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि जो एयर स्ट्राइक वहां हुई बेरूत में, जो एयर स्ट्राइक करें, जो मिसाइल स्ट्राइक हुई, उसमें 2 बच्चे एक महिला की जान गई, लेकिन उसमें हिजबुल्लाह का कमांडर मारा गया कि नहीं, ये क्लियर अभी तक नहीं हुआ है। इजराइल कह रहा है मारा गया, लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से उस तरह का अभी कंफर्मेशन नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ बॉडीज उसमें से रिकवर हुई हैं, उसमें कुछ शायद जिंदा हैं, तो इस तरह की बात हो रही है। उसके बाद दूसरा कांड हुआ ये, जो इस्माइल हानिये को बताया आपको, 30 जुलाई को उन्होंने अटेंड किया
पेजेश्कियान की जो उनका शपथ ग्रहण समारोह उसको अटेंड किया। उसके बाद वो गेस्ट हाउस में गए और गेस्ट हाउस में उनके साथ अंगरक्षक थे, सब लोग थे। और गेस्ट हाउस में ये जब 31 जुलाई को ये, क्योंकि इनकी यात्रा और 1-2 दिन की थी, तो उसके बाद ये और लोगों को तैयारी कर रहे थे मिलने के लिए, तभी वहां पर मिसाइल से स्ट्राइक हो गया। और मोसाद के एजेंट्स ईरान के अंदर हैं, ये सच्चाई है। इस सच्चाई को हमें मानने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन ईरान पूरी तरीके से, ईरान ने अपना प्रेसिडेंट भी खोया है। जो कुछ लोग कह रहे हैं कि ईरान की नाकामी इसको आप कह सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ईरान विक्टिम भी है। ईरान एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का लीडर है। ईरान नहीं होता तो हमास के पास हथियार कहां से आते, हमास के पास इजराइल से लड़ने के लिए पैसा कहां से आता है, हिजबुल्लाह के पास कहां से वो पूरा आर्सेनल डेवलप होता। तो खैर ईरान तो देखिए, उसके बारे में मैं ज्यादा बहस नहीं करूंगा, उसमें मैं और कोई एंगल भी नहीं देखूंगा। मैं बस इतना कहूंगा कि आप लोग समझदार हैं, आप लोग खुद ही समझते हैं ईरान खुद विक्टिम है और ईरान एग्रेसिव, मतलब ईरान ही है जो वाकई इजराइल के खिलाफ जो पूरी एक नई लड़ाई शुरू हुई है, उसके पीछे की जो धुरी जिसके चारों तरफ चीजें घूम रही वो ईरान है। और लेकिन इनकी पॉलिसी ये थी, क्योंकि नेतन्याहू को पता था, अमेरिकन इंटेलिजेंस ने उसको बताया था कि 31 जुलाई को जो इस्माइल हानिया हैं वो तेहरान में रहेंगे, मतलब 30 जुलाई को, 30 और 31 को वो तेहरान में रहेंगे। तो ये हुआ, ये प्लानिंग बनी नेतन्याहू की कि हम अमेरिकन अपने कॉन्टैक्ट से यूज करके हम अमेरिका की तरफ से भी एक इराक में, जो कि मैं कह रहा हूं 3 घटनाओं में 31 जुलाई को, एक और घटना जो इराक में हुई, जो बगदाद में अमेरिका ने सीधे स्ट्राइक किया, जो पिछले 4 दिन से इराकी रेजिस्टेंस अमेरिकन बेसिस को मार रहा है, उसका हवाला देके अमेरिका ने स्ट्राइक किया। और अमेरिका ने उसको ज्यादा पब्लिसाइज भी नहीं किया और अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट को पूरी तरह से पता भी था कि नहीं, इसका जो आज उन्होंने इराक में स्ट्राइक की जिसमें 3 लोग मारे गए इराकी रेजिस्टेंस के, वो पता भी है कि नहीं, ये भी अभी तक क्लियर नहीं है, अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। लेकिन अमेरिकन इंटेलिजेंस से ये इसको पता लग गया था कि ये तेहरान में रहेगा, कहां रहेगा, सारी चीजें अमेरिकन इंटेलिजेंस के पास थी। अमेरिकन इंटेलिजेंस पहले शेयर नहीं कर रही थी, क्योंकि देखिए क्या है, 7 अक्टूबर के बाद से नेतन्याहू ने कह दिया था कि इस्माइल हानिया, यहिया सिनवार, मोहम्मद दैफ, पूरे हमास के लीडरशिप को हम खत्म कर देंगे। लेकिन और वो इस बारे में पहले भी खबरें आई थी कि अमेरिका के पास कुछ इंटेलिजेंस है, लेकिन अमेरिका, जैसे मैंने कह रहा हूं कि ऑफिशियली वो शेयर नहीं कर रहा था इस चीज को। ये नेतन्याहू ने इस अपनी विजिट के दौरान जुविश जो पैसा है, जिस तरीके से अमेरिका को कंट्रोल करता है जुविश लॉबी, उसके माध्यम से उसने ये इंफॉर्मेशन निकलवाई। और नेतन्याहू बार बार पहले कह चुका है कि अरे हम तो जब चाहे अमेरिका से कुछ भी निकलवा लेंगे, और ये लोग सोचते थे ऐसे ही हाक रहा है, लेकिन ये सच्चाई है। अमेरिका का भी एस्टैब्लिशमेंट पूरी तरीके से इजराइल के हाथों में है, या वो कहिए कि जुविश लॉबी के हाथों में है। तो अभी जो पूरी एक स्थिति बन रही है उसमें देखिए 31 जुलाई को 3 घटना एक के बाद एक होती है। इस्माइल हानिया का तेहरान में जहां पर वो गेस्ट हाउस में टिके वहां स्ट्राइक होती है, वो और उनका एक अंगरक्षक मारा जाता है। उसके बाद बेरूत में स्ट्राइक होती है जो इजराइल करता है हिजबुल्लाह को प्रोवोक करने के लिए। और जो तीसरी चीज होती है वो अमेरिका जो है बगदाद को मारता है। और अमेरिका अब ये जो एक के बाद एक घटनाएं घटी, ये चारों फ्रंट पे ये नेतन्याहू ये मैसेज देना चाह रहा था कि, और अमेरिकन एलीट को, कि देखो अगर तुमने अभी भी हमारा साथ नहीं दिया, अब देखो अमेरिका ने भी मार दिया बगदाद को, अब देखो इसमें मतलब मजदर शम्स तो फेल हो गया वो वाला काट, तो देखो अब हमने इस्माइल हानिया को हमने मार दिया। और वो देखो उधर बेरूत में हमने हिजबुल्लाह के, अच्छा वो जो मारा था कि हिजबुल्लाह रिएक्ट करेगा, लेकिन हिजबुल्लाह ने उस तरह से रिएक्ट किया नहीं। हिजबुल्लाह अपनी प्लानिंग कर रहा है, अपने टाइमिंग के हिसाब से वो इजराइल पे अटैक करेगा। लेकिन पूरी प्लानिंग इजराइल की थी कि ये तीनों घटनाएं करके हम हिजबुल्लाह के साथ किसी तरह से लड़ाई शुरू हो जाए, क्योंकि इजराइल नेतन्याहू का ये हो गया है हम हार जाएंगे, जानता है वो हार जाएंगे, लेकिन एक लड़ाई ऐसी हो जाए जिसमें अमेरिका को किसी तरह से हम बुला लें। और वो तो चाहता है इजराइल हारे ताकि अमेरिका आए, क्योंकि अमेरिका आएगा तो ज्यादा पैसा नेतन्याहू को मिलेगा, ज्यादा जो इजरायली एलीट है उसके पास ज्यादा धन आएगा, सब कुछ उसके पास आएगा। और टर्की ने अभी जो कुछ अभी कहा परसों, जब जो टर्की ने, मैंने कल ही वीडियो बनाया था कि टर्की ने जो कह दिया था कि हम इजराइल को भी इन्वेड कर सकते हैं, क्योंकि वेस्ट के कहने पे हमने लीबिया में इन्वेड किया, नेटो का मेंबर है टर्की, तो वेस्ट के कहने पे हमने लीबिया में अपनी फौजें भेजी, तो इजराइल में नहीं भेज सकते। और नेटो एक एलाई इतनी बड़ी बात कह दे, तो नेतन्याहू का देखिए डबल रिएक्शन, एक तो अमेरिका को वो और वेस्टर्न पब्लिक को अपने साथ करने के लिए, दूसरी बात अर्दोगन को भी मैसेज भेजने के लिए, ये सारी चीजें करने के लिए उसने
ये पूरी ट्रिपल, मतलब एक तरह से प्लान्ड वे में अमेरिका के साथ ये ट्रिपल स्ट्राइक की है। और इसमें आप देख लीजिए कि जो पूरी दुनिया का जो रिएक्शन है वो बिल्कुल क्लियर है। चाइना ने कह दिया है कि ये हमें पता है किसने किया है और हम फिलिस्तीन के साथ हैं, ये चाइना ने कहा है, इसको लिख लीजिए। रशिया ने कहा है कि ये पॉलिटिकल असैसिनेशन है, ये पॉलिटिकल हत्या है और इस तरह की पॉलिटिकल हत्याएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। हमें सीधे हस्तक्षेप करना पड़ा तो हम सीधे हस्तक्षेप करेंगे। उसके बाद जो कतार ने कहा कि इजराइल अजीब है, एक तरफ वो हमास से बात भी करना चाहता है, अपने होस्टेज से छुड़ाना चाहता है, फिर जिनसे बात कर रहा है उनको ही मार रहा है। तो ये किस तरीके की मतलब डिप्लोमेसी है। अच्छा, उसके बाद आप देखिए जो रशिया और चाइना की तरफ से ऐसे बयान आए, उसके बाद टर्की की तरफ से बयान आया। टर्की ने फिर वही जबरदस्त कंडेमनेशन किया। ईरान ने तो यहां तक कह दिया कि क्योंकि तेहरान में ये हुआ है, क्योंकि तेहरान में हुआ है और हमारे सॉइल पे हुआ है ये असैसिनेशन, और कहीं भी होता हम इसकी मजम्मत करते हैं, हम तो फिलिस्तीन के हमास के साथ हैं, लेकिन क्योंकि हमारे सॉइल पे हुआ है इसलिए हम इसका जवाब देंगे, हम इसका बदला लेंगे। ये ईरान ने साफ कह दिया है कि इस्माइल हानिये का बदला ईरान लेगा। ये सारी बातें देखिए आगे, क्योंकि और ये उनके टॉप लीडर खमेनी का बयान आ गया, तो खमेनी का बयान आ गया। तो आप देखिए, अच्छा, यूरोप और नेटो इस तरह की फोर्सेस का कोई मतलब नहीं है। ऑस्ट्रेलिया वगैरह ये कह रहे हैं कि देखिए ये आदमी तो वांटेड था 7 अक्टूबर के बाद से, लेकिन इस तरह ये अब जो घटना हुई इससे एस्केलेशन नहीं होना चाहिए। एस्केलेशन के लिए ही तो किया नेतन्याहू ने, एस्केलेशन के लिए किया है कि एस्केलेट कर जाए सिचुएशन। उसका वो दांव फेल हो गया यूएस कांग्रेस वाला, तो एस्केलेशन के लिए उसने किया कि अब इस तरह की घटनाएं करो, इससे जो है पूरा यूएस की पब्लिक, जो यूएस का पब्लिक सेंटिमेंट है वो हमारी तरफ हो जाएगा, तब वहां के पॉलिटिशियंस भी हमारी तरफ हो जाएंगे और एक बड़ी वॉर पूरे मिडिल ईस्ट में, फिर चाहे विश्व युद्ध में वो तब्दील हो जाए, वो लोग वो इस तरह की वॉर कर देंगे। इसके लिए इसने देखिए 12 बच्चों को मजदल शम्स में मार दिया जो कि ड्रूज थे, और कोई उसका दाम नहीं हुआ। और ये वाला जो दाम 31 जुलाई वाले, ये सारे के सारे फेल हो गए, क्योंकि रेजिस्टेंस इस बात को समझ रहा है। हमास को अभी लोग जानते नहीं है। हमास जो है देखिए एक जैसे कॉर्पोरेट एक वो होता है ना कि आप एक अगर हेड हट जाए तो दूसरा उसमें आ जाता है। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि कॉर्पोरेट का अगर हेड किसी वजह से मारा गया या किसी वजह से उसकी मृत्यु हो गई या उसने रिजाइन कर दिया तो पूरा का पूरा कॉर्पोरेशन बैठ गया। ये नहीं होता कभी। हमास ने उस मॉडल को स्टडी किया और उसको रेजिस्टेंस एक पूरे अपने फैक्शन में उसने लागू कर दिया है, और इसी वजह से आप देखिए हमास आगे है। और हमास ने जब ये घटना हुई, इतनी बड़ी घटना, उसी वक्त हमास के फाइटर्स ने कई जगह रिस्पॉन्ड किया है, जो मैं अगले वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर मैं आज डाल पाया नहीं तो कल आपको जरूर बताऊंगा। तो हमास ने देखिए लगातार वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने, हमास ने हमले किए, कई गाजा में कई हमले किए, और ये बात उन्होंने दिखा दी कि हमास की ऑपरेशनल कैपेसिटी कहीं भी कम नहीं हुई। क्योंकि देखिए यहिया सिनवार, मोहम्मद दैफ, ये तो मिलिट्री कमांडर्स है। ये यहिया सिनवार तो गाजा में है। मोहम्मद दैफ को मारने की कोशिश इजराइल ने की थी, वो बिल्कुल फर्जी निकला। इस्माइल हानिये तो पॉलिटिकल हेड है, उनको उनके परिवार, उनके बच्चों और उनके और भी लोगों को तो आप ये अभी अप्रैल 2024 में पूरे उनके परिवार को, ग्रैंड चिल्ड्रन तक को मार दिया था इजराइल ने, क्योंकि नॉर्दर्न गाजा में उनको कहीं लोकेट कर लिया था, उनको मारा था। उसके बाद इस्माइल हानिये तो हिटलिस्ट पे थे ही, और इस्माइल हानिये को इन्होंने, जो मोसाद एजेंट्स उस पूरे इलाके में हैं, उनके साथ मिलके प्लस उन्होंने कुछ और लोगों को यूज करके ये पूरी प्लान करके, और सबसे इंपॉर्टेंट अमेरिका, बार बार मैं कह रहा हूं, अमेरिका ने जिस तरीके से मिलके ये काम किया, सीआईए मोसाद ने मिलके जिस तरीके से काम किया, अमेरिका भी क्यों कहें हम, सीआईए मोसाद ने, मतलब सीआईए और नेतन्याहू ने मिलके, सीआईए के एक धड़े ने जो पूरी तरह से इनके कब्जे में है, तो उसने जो काम किया है, तो ये देखिए एस्केलेशन इस वॉर को बड़ा करने की पूरी साजिश है। लेकिन मजेदार बात क्या है? मजेदार बात यह है कि मैं आपको बता दिया पूरी दुनिया में क्या रिएक्शन हुआ। ये नहीं भूलना चाहिए कि रशिया में जब सीरिया में इस तरह से अमेरिका ने किया था, घुसपैठ करके और अपने आतंकवादियों को बढ़ा के, आईसिस को बढ़ा के, ये सोचा था कि सीरियन रिजीम को हटा देंगे, तो रशिया घुस गया वहां सीरिया में। 2015 के बाद जिस दिन रशिया एंटर किया सीरिया की सिविल वॉर में, उसी दिन अमेरिका की हार हो गई। तो अमेरिका इस बात को समझता है, तो इसीलिए अमेरिका जो है वो बहुत फूक फूक के कदम रख रहा है, और रशिया
ने जिस तरह से रिएक्ट किया है उससे बहुत क्लियर है। इजराइल भी इस बात से डरता है कि अब की वॉर तो हम चाहते हैं, वॉर नेतन्याहू चाहता है, लेकिन वो ये भी जानता है कि जब रशिया एंटर करेगा तो अमेरिकन फोर्सेज अगर आ भी गई तब भी वो पीछे हटेंगे। इस घटना के माध्यम से वो ये दिखाने की कोशिश रशिया को भी कर रहा है कि देखो यूक्रेन में तुम फंसे हो, यूक्रेन में हम जो है वहां पर हम तुम्हारी ट्रम्प से डील करा देंगे, यूक्रेन में तुम्हें फायदा मिल जाएगा, उसके बाद तुम हमें यहां डिस्टर्ब मत करना। लेकिन पुतिन ने इसको नहीं कह दिया, आज के ही बयान में उसने नहीं कह दिया। तो अब आप ये बताइए कि जब इजराइल चारों तरफ से घिर गया है और उसने एक डेस्परेशन में इस तरह का काम किया और वो भी कार्ड इजराइल का फेल हो गया, और अब जो बदला होगा वो इतना भयानक होगा कि इजराइल से जो चीखें निकलेंगी पूरी दुनिया उसको सुनेगी। और आप भी उस पर ध्यान रखिएगा। अमरीश मिश्रा स्पीक्स आपको पल पल की खबर इस मामले में देता रहेगा। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।